हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आज आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी है दोस्तों। ये कहानी 4 पार्ट में बटी हुई है। आज हम उसका पहला पार्ट सुनाने जाएंगे जिसका नाम है पुरानी हवेली पार्ट 1। गिरीश आज 20 वर्ष बाद अपने गांव में स्थित अपनी पुश्तैनी हवेली में वापस आया था। वो अपने बच्चों की जिद पर यहाँ समर वैकेशन पर आया था। कार उसकी हवेली के सामने आकर रुक गई तो उसमें से गिरीश की पत्नी स्टेलिना, जो कनाडा की थी, उसके 3 बच्चे और उसका गहरा मित्र सुरेश निकले। उन्हें देखकर शंभू, जो गिरीश का शाही नौकर था, जो कई वर्षों से वीरान पड़ी हवेली की हिफाजत कर रहा था और उसके पूर्वज भी यहीं अपनी सेवा देते थे, शंभू दौड़ता हुआ और सामान उठाकर चल दिया। सुरेश, ये हैं शंभू काका, जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारी हवेली की देखरेख करते हैं। गिरीश के बच्चे भी शंभू के साथ उछलते हुए हवेली की ओर बढ़ गए। स्टेलिना सामने वीरान और शाही ठाठ से खड़ी हवेली को देखे जा रही थी। सुरेश और गिरीश अपने जॉब के सिलसिले में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हवेली में जो चमक और खूबसूरती 20 साल पहले थी, वो खो चुकी थी। उसकी जगह उस पर उगी घास और हरी शैवाल ने ले ली थी। जो उसके जर्जर हो चुकी स्थिति से अवगत करा रही थी। जैसे ही गिरीश मेन गेट से अंदर घुसने वाला ही था, उसकी नज़र सामने खड़े पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी, जो एकाएक उसके पैर वहीं ठिठक गए। उसकी बातें रुक चुकी थीं। उसके चेहरे पर गंभीर रेखाएं उभर आई थीं, मानो जैसे वो कुछ सोच रहा हो। वह थोड़ा रुका और उस बरगद के पेड़ की ओर अपना धूप का चश्मा उतारकर देखने लगा। कुछ पल के लिए गिरीश अपनी बीती यादों के समुद्र में डूब सा गया। उसका अतीत की घटनाएं उसका पीछा कर रही थीं और अतीत की घटनाएं चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। क्या हुआ? कहाँ खो गए? स्टेलिना ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। कहीं नहीं। तो फिर चले, बच्चे वेट कर रहे होंगे अंदर, और रमेश भी। ओह हाँ, चलो। जैसे ही गिरीश अंदर गया तो सामने शंभू काका को बच्चों से घिरा हुआ देखकर मुस्कुराकर कहा, शंभू काका, बच्चे बड़े जल्दी आपसे हिल-मिल गए हैं। जी गिरीश बाबू, मैंने आप सबका सामान सबके कमरे में लगा दिया है और आप सब हाथ पैर धोकर बैठक में आ जाइए, खाना तैयार है। ठीक है। और हाँ, आपने बच्चों को प्लेसमेंट और उस बरगद के पास जाने से मना कर दिया है ना? जी बाबू। शाम का समय हो चुका था। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। शंभू काका, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? अकेले इतना सारा काम करते हो, कोई और रख लो साथ में हेल्प के लिए। गिरीश ने खाना खाते हुए कहा, साहब, कोई भी तैयार नहीं है इस हवेली में काम करने के लिए। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, दिन भर काम करते हैं और रात को ही भाग जाते हैं। कहते हैं कि उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है सामने वाले बरगद के पेड़ से। क्या बकवास है? और आप भी ऐसी बातें करते हो? देखिए, इन बच्चों को कितने डर गए हैं आपकी फालतू बातों से। वास्तव में सब बच्चे डर चुके थे। वो खाने को छोड़कर शंभू काका का मुंह ताक रहे थे। माफ़ी चाहूँगा बाबू, जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने बोल दिया।
रमेश और स्टेलिना दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। फिर सब खाने से निपट कर बाहर आ गए। सूरज ढल जाने के बाद मौसम सुहाना हो गया था। ठंडी हवा बह रही थी। साथ में हवेली के बगीचे में फुलवारी से फूलों की मंद मंद खुशबू सबको मंत्रमुग्ध कर रही थी, जो शहरों की दूषित वायु में कहाँ थी। सभी लोग सुकून महसूस कर रहे थे। डैडी, ग्रीस के सबसे बड़े लड़के ने हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? पापा, उस पेड़ पर भूत रहता है क्या? पीयूष ने उस बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं बेटा, वहाँ कोई नहीं रहता है। पर शंभू काका तो बोल रहे थे कि वहाँ चुड़ैल रहती है। अरे वो तो आप सबको डराने के लिए कह रहे थे। वहाँ चुड़ैल नहीं, जंगली जानवर रहते हैं। आपने देखा, यहाँ पास में जंगल है और कोई गांव या हॉस्पिटल नहीं है। दरअसल उस हवेली के घर नहीं था, वहाँ जंगल के सिवाय और कुछ भी नहीं था। रात हो चुकी थी। शंभू काका ने सभी गेट सावधानी पूर्वक लगा दिए और प्रकाश के लिए मोमबत्ती जला दी थी। सब रात का खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए थे। सभी आराम से सो रहे थे। रात के तकरीबन 2 बजे ग्रीस के कानों में एक अजीब सी आवाज़ ने उसकी आंख खोल दी। ग्रीस ने पलट कर देखा तो स्टेलिना सो रही थी। ग्रीस उठकर बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि हवेली के बगीचे में कोई है। उसने अपने रूम की खिड़की को खोलकर देखा तो पाया कि बगीचे में कोई भी नहीं है। किसी के चलने की आहट उसका भ्रम नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली दफ़ा हुआ था। ऐसा सोचते हुए ग्रीस अपने बेड की ओर जैसे ही मुड़ा, तभी किसी के चीखने की आवाज़ उसके कानों को चीरती हुई चली गई। फैल गया, लेकिन उसने हिम्मत करके खिड़की के बाहर देखा तो सामने खड़ा बरगद का पेड़ उसे हिलता हुआ प्रतीत हुआ और फिर उसे वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो बेहद खौफनाक थी। गिरीश का सारा बदन हिल गया और दिमाग सुन्न हो गया था। वह उस आवाज़ को तुरंत पहचान गया। उस आवाज़ में दर्द और दहशत उसे साफ साफ महसूस हो रही थी। वह गुमसुम सा अपने बेड पर आ गया। उसे डर भी था, कहीं ये आवाज़ें उसके लिए मौत का सबब ना बन जाएं। इन्हीं से तो दूर उसे कनाडा जाना पड़ा था और इसी तरह उसकी करवटें बदलते हुए रात कट गई। सुबह जब उसने आंखें खोली तो सामने स्टेलिना कॉफ़ी लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। गिरीश ने एक अंगड़ाई ली और कॉफ़ी को टेबल पर रखकर खिड़की से झांका तो बरगद का पेड़ रात को जितना भयानक लग रहा था, उतना ही अच्छा सुबह दिख रहा था। उसने बगीचे की ओर देखा तो सारे बच्चे रमेश अंकल के साथ खेल रहे थे। पास ही में शंभू काका खड़े थे। गिरीश के दिमाग में रात वाली घटना घूम रही थी। वह परेशान था, कहीं रात वाली घटना का उसके अतीत से कोई संबंध ना हो। अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल सकता है। वह कल ही इस हवेली को छोड़कर वापस कनाडा चला जाएगा। ऐसा निश्चय करके वह कॉफ़ी पीने लगा। रमेश एक फ़ोटोग्राफ़र है, उसे नेचर की फ़ोटोग्राफ़ी करने का बहुत शौक़ है। शंभू काका, प्लीज़ आप इन बच्चों को यहीं खिलाइए, तब तक मैं 1-2 शॉट लेकर आता हूँ। जी साहब। रमेश वहाँ मनोरम दृश्य में ऐसा खो गया कि उसे ये नहीं पता चला कि वह कब फ़ोटो खींचते उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुँच गया। उसे वह बहुत अच्छा लगा तो उसने उस पेड़ की भी फ़ोटो लेने के लिए जैसे ही कैमरा रोल किया तो उसकी चीख निकल पड़ी। उसने कैमरा झटके से फेंक दिया, जैसे उसमें बिजली दौड़ गई हो। उसने डरते डरते खुद पर काबू पाया और हिम्मत करके कैमरा उठाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैमरा
जो आ रहा है वो वास्तव में है ही नहीं। बरगद पर कुछ भी नहीं है। उसने फिर से कैमरे में देखा तो उसके पसीने छूट गए। सामने पर बरगद पर एक खौफनाक चेहरे वाली औरत दिख रही है, जिसके हाथ और चेहरे साथ साथ पूरे शरीर से खून रिस रहा है और उसके लंबे लंबे नाखूनों वाले हाथ बंधे हुए हैं जो लगातार उसे घूरे जा रही थी। मुझे आज़ाद कर दो, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उस औरत के भयानक चेहरे से आवाज़ आई। रमेश पागल सा गिरता भागता हुआ शंभू काका के पास पहुंचा। उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। उसकी हालत देखकर गिरीश, स्टेलिना और बच्चे सब डर गए थे। शंभू काका, आप सारा सामान वापस कार में रखिए, हम वापस जा रहे हैं। कुछ दिन हम अपने ग्वालियर वाले घर में रहेंगे और फिर कनाडा जाएंगे। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। मुझे तो कुछ गलत होने की आशंका लग रही है, कहीं वो वापस ना आ जाए, गिरीश ने घबराते हुए कहा। स्टेलिना, रूबी तुम्हारे पास है क्या? चलो, हमें ग्वालियर के लिए अभी निकलना है। नहीं, मेरे पास नहीं है रूबी। क्या? सब यही खड़े हैं, तो रूबी कहाँ है? रमेश, शंभू काका, उसे बुलाकर लाओ। कहना हमें अभी निकलना है। देखना कहीं वो उस पुराने बरगद के पेड़ के पास तो नहीं है। जी, शंभू काका ने कहा। वास्तव में रूबी, गिरीश की बड़ी लड़की, खेलते खेलते बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच चुकी थी। वह अपने खेल में मग्न थी। तभी एक हल्की आवाज़ ने उसको अपनी ओर आकर्षित किया। रवि, रूबी, बेटा। रूबी ने मुझे पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी, जो कि बरगद के पेड़ से चिपकी खड़ी थी। आप कौन हैं आंटी? मेरे पास आओ, मैं तुमको ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ दूंगी, तुम्हारी पसंद की। आप वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, देखो। उस औरत ने रूबी को अपने हाथों को दिखाते हुए कहा। ओह माय गॉड, किसने किया ये? आपके हाथों से खून निकल रहा है। इतना कहते हुए रूबी उस औरत के पास पहुंच गई। अब आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में, सो टू बी कंटिन्यू।